नमस्कार, डीडी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लालचंद्र सिंह और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा। सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा, पहले भोजनावकाश तक और फिर पूरे दिन के लिए दोनों सदनों में कार्यवाही स्थगित। नियम के अनुरूप नहीं होने पर राज्यसभा में खारिज हुआ विपक्ष का कार्य स्थगन प्रस्ताव। लोकसभा में भी नहीं चला प्रश्नकाल। नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और एनडीपीपी के बीच हुआ समझौता। एनडीपीपी 40 और बीजेपी 20 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। मेघालय में भी बीजेपी ने सभी 60 सीटों पर घोषित किए अपने उम्मीदवार। गुवाहाटी में G20 सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की बैठक में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। कहा, बैठक में विस्तार से चर्चा के बाद सस्टेनेबल ग्रोथ के लक्ष्य को हासिल करने में मिलेगी मदद। विदेश मंत्रालय ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों पर हमले की कड़ी निंदा की। मंत्रालय ने कहा, भारत की चिंता से ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री को कराया अवगत, भारतीयों और उनकी संपत्ति की रक्षा करने को कहा। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने दिया करारा झटका। पाकिस्तान की ऋण प्रबंधन योजना को किया खारिज। कहा, बिजली सब्सिडी पर लगे तत्काल रोक और बिजली बिल में प्रति यूनिट 12.5 रुपए की बढ़ोतरी करें। और खेल की खबरों में महिलाओं की T20 त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल में आज भारत दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला। T20 विश्व कप से पहले भारतीय टीम की सीरीज पर कब्जा करने पर है नजर। तो ये थी अभी तक की हेडलाइंस और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले खबर संसद से, जहां आज दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने अपने कुछ मुद्दों को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। राज्यसभा में विपक्ष की ओर से लाए गए नियम 267 के तहत कार्य स्थगन प्रस्ताव को सभापति ने खारिज कर दिया। सभापति ने कहा कि सभी नोटिस प्रॉपर ऑर्डर में नहीं होने की वजह से खारिज किए जाते हैं। इस मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के चलते कार्यवाही शुक्रवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। और अडानी समूह से जुड़े मामले पर विपक्ष की मांग थी कि एसबीआई और एलआईसी पर भी चर्चा हो। इस मामले में विपक्ष चाहता है कि जेपीसी इसकी जांच करे। विपक्ष की मांग पर लोकसभा में स्पीकर ने कहा कि पहले प्रश्नकाल चलने दिया जाए, लेकिन इसे अनसुना कर दिया गया और हंगामा चलता रहा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को पहले दोपहर 2 बजे तक और फिर उसके बाद शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। और अब दूसरी बड़ी खबर, भाजपा ने आज नागालैंड और मेघालय के विधानसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। प्रेस वार्ता में बताया गया कि नागालैंड में भाजपा का एनडीपीपी के साथ गठबंधन रहेगा, जिसके एनडीपीपी 40 सीटों पर और भाजपा 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने अपने 12 विधायकों में से 11 को दोबारा टिकट दिया है। और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने मेघालय में अकेले ही लड़ने का फैसला किया है। पार्टी राज्य की सभी 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसके लिए पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई। गौरतलब है कि नागालैंड और मेघालय में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान एक ही चरण में 27 फरवरी को होंगे और नतीजे 2 मार्च को घोषित कर दिए जाएंगे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने कहा है कि पिछले 2 दशकों में ऊर्जा की चुनौती
जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई थी। अब एक और चुनौती है जो ऊर्जा सुरक्षा की चुनौती है। इसके लिए उन्होंने कहा कि ऊर्जा परिवर्तन प्रत्येक देश की आर्थिक स्थिति के अनुसार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा पर विश्व स्तर पर चर्चा होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि G20 में भी ऊर्जा पर विशेष चर्चा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उस याचिका को रद्द कर दिया जिसमें नेताओं के किसी एक पद के लिए एक से ज़्यादा जगह से चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि ये मामला विधायिका से जुड़ा है, इसलिए इस पर फैसला संसद को ही करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी प्रत्याशी को एक से ज़्यादा सीटों पर लड़ने की इजाज़त विधायी नीति से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए ये संसद का फैसला होगा कि इस राजनीतिक लोकतंत्र में यह विकल्प लोगों को मिलना चाहिए या नहीं। खबर झारखंड से। धनबाद अग्निकांड का झारखंड हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए आज इसकी सुनवाई की। झारखंड हाईकोर्ट ने पूरे राज्य में समयबद्ध तरीके से फायर सेफ्टी ऑडिट कराने का निर्देश दिया है। अब इसकी अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। वहीं उच्च न्यायालय ने धनबाद आग की घटना पर भी विस्तृत रिपोर्ट मांगी, जिसमें 14 लोगों की जानें चली गईं। हादसे में घायल हुए कई लोग अब भी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, तो कई ऐसे हैं जो बेघर हो गए हैं। अगली खबर। जम्मू के नरवाल इलाके में हुए दोहरे धमाके में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने ब्लास्ट के 3 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने बताया कि हमले को सीमा पार से अंजाम दिया गया था। गिरफ्तार आतंकियों के हैंडलर पाकिस्तान से हैं और उन्होंने अपने आकाओं के कहने पर इस धमाके को अंजाम दिया था। 21 जनवरी को जम्मू के नरवाल में हुए दोहरे धमाके में 9 लोग घायल हो गए थे। धमाके के बाद से पुलिस ने हमलावरों की जांच तेज कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने 26 जनवरी की देर रात 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। अब तक मामले में कुल 11 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इसी मामले के मुख्य आरोपी आतंकवादी आरिफ को गिरफ्तार किया है, जो 3 साल से पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था। सरकारी टीचर आरिफ नरवाल में हुए दोहरे बम ब्लास्ट में मुख्य आरोपी है। आतंकी आरिफ के पास से पुलिस ने परफ्यूम आईडी बरामद की है, जो कमरे में खुशबू करने वाली बोतल के समान है। जम्मू में पहली बार परफ्यूम आईडी पकड़ी गई है। आरोपित मोहम्मद आरिफ ने फरवरी 2020 को जम्मू के शास्त्री नगर में एक आईडी धमाका किया था। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने दावा किया कि कटरा बस में हुआ धमाका भी इसी ने किया था। साल 2010 में आरिफ RET टीचर नियुक्त हुआ था। वहीं साल 2016 में वो शिक्षक बन गया था। आरिफ का मामा पाकिस्तान में है। बीते वर्ष दिसंबर माह में ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से आरिफ को IED भेजे गए थे। भारतीय खाद्य निगम यानी FCI ने नीलामी के तहत 22 राज्यों में खुले बाजार के माध्यम से बिक्री योजना के जरिए पहले दिन 8.88 लाख मीट्रिक टन गेहूं बेचा। पहली नीलामी में 1100 से भी अधिक बोलीदाताओं ने भाग लिया। निगम ने नीलामी के लिए निर्धारित गेहूं के 25 लाख मीट्रिक टन स्टॉक में से 22 लाख मीट्रिक टन बेचने की पेशकश की है। इसके लिए राजस्थान में नीलामी आज आयोजित की गई। नीलामी के माध्यम से गेहूं की बिक्री मार्च 2023 के दूसरे सप्ताह तक प्रत्येक बुधवार को पूरे देश में जारी रहेगी। भारत सरकार ने योजना के तहत
2,350 रुपये प्रति क्विंटल की रियायती दर पर गेहूं को आटा में परिवर्तित करने और इसे अधिकतम 29.5 रुपये प्रति किलोग्राम की खुदरा कीमत पर जनता को पेश करने के लिए 3 लाख मीट्रिक टन गेहूं आरक्षित किया है। सरकार का मानना है कि इससे बाजार में गेहूं और आटे की बढ़ती कीमत को कम किया जा सकेगा, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिल पाएगी। अगली खबर उत्तर प्रदेश के अयोध्या से, जहां इस वक्त उल्लास और उमंग अपने चरम पर है। यहां नेपाल के जनकपुर से निकली शालिग्राम की 2 शिलाएं अयोध्या पहुंच चुकी हैं, जिनसे भगवान राम और सीता के विग्रह का निर्माण होगा। शिलाओं को देखने के लिए यहां लोगों में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। अयोध्या में लोगों ने इनका भव्य अभिनंदन किया। जय श्री राम के नारों के साथ शिलाओं पर पुष्प वर्षा की गई। नेपाल की बूढ़ी गंडक नदी से निकाली गई शालिग्राम शिलाओं को बिहार के रास्ते से अयोध्या लाया गया है। आज अयोध्या के राम कार सेवकपुरम में शालिग्राम को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपा जाएगा। शालिग्राम शिलाओं का बड़ा धार्मिक महत्व है। नेपाल के गंडकी नदी से निकलने वाले शालिग्राम पत्थरों को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। और इस मौके पर अयोध्या में काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं समेत संत समाज इसके दर्शन करने के लिए पहुंचा। इस मौके पर भक्तों ने कहा कि यह शालिग्राम शिलाएं अयोध्या की नगरी को पावन कर रही हैं, जो कि भगवान राम के स्वरूप को साकार करेंगी। इस विशेष बुलेटिन में आगे देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें, लेकिन अभी फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ओ मेहता साहब, किन ख्यालों में खोए हुए हो? म्यूचुअल फंड के। इक्विटी फंड में एसआईपी तो किया है, पर अभी मार्केट डाउन है। समझ नहीं आ रहा चालू रखूं या बंद कर दूं। म्यूचुअल फंड्स में रिस्क तो है, इसलिए इसमें उतने ही पैसे डालो जिसे लंबे समय तक रख सको। बात तो सही है आपकी। चले चलिए संभल के। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। डीडी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं विशेष समाचार बुलेटिन। आगे की कुछ बड़ी खबरों में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने साप्ताहिक प्रेस वार्ता के दौरान गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों पर हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में भारत की चिंता के बारे में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री को अवगत करा दिया गया है। अरिंदम बागची ने साथ ही कहा कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार से वहां रहने वाले भारतीयों और उनकी संपत्ति की रक्षा करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही अरिंदम बागची ने कहा कि पाकिस्तान को 1960 की सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए 25 जनवरी को नोटिस जारी किया गया है। संधि के चल रहे भौतिक उल्लंघन को सुधारने के लिए पाकिस्तान को सरकार से सरकार स्तर पर बातचीत के लिए कहा है। अरिंदम बागची ने कहा कि सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान से नोटिस का जवाब अभी तक मिला नहीं है। प्रेस वार्ता के दौरान अरिंदम बागची ने बताया कि केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन श्रीलंका के स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान वी मुरलीधरन श्रीलंका में कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। गौरतलब है कि 4 फरवरी को श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जाता है। खबर G20 बैठकों से जुड़ी हुई। भारत की अध्यक्षता में G20 के दीर्घकालिक वित्तीय कार्य समूह की बैठक आज से गुवाहाटी में शुरू हो गई है। इस 2 दिवसीय बैठक में G20 के सदस्य देश और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 94 प्रतिनिधि
भाग ले रहे हैं। दीर्घकालिक वित्तीय संबंधी कार्य समूह G20 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र है। इसका उद्देश्य वैश्विक विकास और स्थिरता के लिए दीर्घकालिक स्तर पर वित्त उपलब्ध कराना तथा अधिक हरित और अधिक लचीले तथा समावेशी समाज और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। इस समूह पर दीर्घकालिक वित्त के लिए संस्थागत और बाजार संबंधी बाधाओं की पहचान करने की जिम्मेदारी है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि वित्तीय कार्य समूह की बैठक से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने में मदद मिलेगी। और उधर चेन्नई में जारी G20 शिक्षा समूह की बैठक का आज अंतिम दिन है। अंतिम दिन जहां आजीवन सीखने को बढ़ावा देने वाली क्षमता निर्माण पर एक सत्र आयोजित हुआ, तो वहीं एक अन्य सत्र में समृद्ध सहयोग के माध्यम से अनुसंधान को मजबूत करना, नवाचार को बढ़ावा देना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही है। कल इस अहम बैठक के दौरान मिश्रित शिक्षा के संदर्भ में आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता सुनिश्चित करना और हर स्तर पर तकनीक सक्षम शिक्षा को अधिक समावेशी, गुणात्मक और सहयोगात्मक बनाने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे G20 शिक्षा समूह के सदस्यों ने कहा कि ये बैठक कोरोना काल में छात्रों के हुए लर्निंग लॉस को कम करने में G20 देशों द्वारा उठाए गए अच्छे कदमों को आपस में साझा करने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। कुछ प्रतिनिधियों का ये भी कहना था कि ये बैठक आगामी बैठकों की दिशा भी तय करेगी। और इसके साथ ही जोधपुर में आज से G20 के पहले रोजगार कार्य समूह की बैठक की भी शुरुआत हुई। 3 दिवसीय इस अहम बैठक में वैश्विक कौशल अंतराल और सामाजिक सुरक्षा जैसे विषयों पर चर्चा होगी। बैठक के पहले दिन वैश्विक कौशल और योग्यता सामंजस्य, सामान्य कौशल वर्गीकरण के लिए रूपरेखा पर चर्चा करने के लिए एक पैनल चर्चा का आयोजन होगा। ILO, OECD और ISA जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, नीति आयोग तथा MSDE, EPFO जैसे भारतीय संस्थान भी विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। G20 के सदस्य देशों को भी प्रमुख क्षेत्रों पर अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया है। एक और बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि बजट में हर पंचायत में एक बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समिति यानी PACs की रचना का उद्देश्य रखा गया है। लगभग 5 सालों में 2 लाख नए PACs बनेंगे। PACs के साथ नए आयामों को जोड़ना है जो ग्रामीण जनता की सुविधा, किसानों की सुविधा, ग्रामीण और कृषि विकास से संबंधित है। वर्मा जी, सचिव सहकारिता, सेक्रेटरी नीति, नाबार्ड के अध्यक्ष, NCDC के MD और उपस्थित सभी अधिकारीगण, सरकार से समृद्धि इस मंत्र के साथ मोदी जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया था कि सहकारिता को एक फुल फ्लेज मंत्रालय बनाया जाए। पहले एक जॉइंट सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी स्तर पर कृषि विभाग का एक हिस्सा सहकारिता मंत्रालय होता था और इस देश की लगभग 50% से ज्यादा आबादी किसी न किसी प्रकार से
सहकारिता क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई है। तो महत्वपूर्ण निर्णय के बाद सहकारिता क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाने का काम देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय ने किया है। टैक्स सहकारिता की आत्मा होती है। ग्रामीण विकास और कृषि विकास दोनों में टैक्स का महत्वपूर्ण रोल होता है और महत्वपूर्ण योगदान होता है। बहुत समय से टैक्स के मॉडल बायलॉज को समयानुकूल नहीं बनाया गया था। टैक्स की अकाउंट की सिस्टम को भी अंग्रेजों के जमाने से जस का तस रखा गया था। टैक्स डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और नाबार्ड, इसके बीच के जो संबंध है वो शुष्क और कागजी संबंध है। ये 1.5 साल के अंदर हमने सभी राज्य, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा करके टैक्स के बायलॉज के अंदर बहुत बड़ा बदलाव किया है। एक मॉडल बायलॉज बनाकर हमने हर राज्य को भेजा है। इसके साथ साथ इसकी कितनी पंचायतें जहां पर टैक्स नहीं है, इसका हमने आइडेंटिफिकेशन भी किया है और इसके लिए एक नेशनल डेटाबेस लगभग बनकर तैयार हो गया है। 70% काम हमारा समाप्त हो गया है, जो गैप्स को चिन्हित करेगा, गैप्स को आइडेंटिफाई कर उसको भरने का काम करेगा। कल वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया उसमें हर पंचायत में एक बहुउद्देशीय टैक्स की रचना का भी उद्देश्य रखा गया है। लगभग 5 साल में 2 लाख टैक्स बनेंगे नए। अभी क्रियाशील टैक्स 65,000 है और जिनको रिवाइव करना है ऐसे 30,000 टैक्स हैं। तो कुल मिलाकर 2,95,000 टैक्स बढ़ेंगे। सबसे बड़ी समस्या टैक्स के सामने टैक्स को वायबल बनाने की थी। हमने इस दिशा में सहकारिता मंत्रालय ने काम कर टैक्स के साथ नए नए आयामों को जोड़ा है, जो ग्रामीण जनता की सुविधा, किसानों की सुविधा और ग्रामीण और कृषि विकास से संलग्न है। जैसे आज एक नई शुरुआत, अश्विनी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आईटी डिपार्टमेंट ने इसमें बहुत सहयोग किया है हमारा। आज एक नई शुरुआत होने जा रही है। सीएससी के लिए कैसपीवी बन रहा है, जो टैक्स को कॉमन सर्विस सेंटर की सेवा प्रदान करने में सक्षम करेगा। इसके अलावा हर घर जल में जो ग्रामीण जल वितरण समितियां बननी है वो भी टैक्स काम करेगा। भंडारण का काम राज्य स्तर पर होता है, इसको हम तहसील लेवल पर ले जाकर टैक्स के सुपुर्द करने वाले हैं। तो गेहूं को, चावल को गोडाउन तक पहुंचाने का खर्चा भी नहीं होना है बाद में, और गोडाउन से उपभोक्ता पर तक पहुंचाने का भी खर्चा नहीं होना है। इसी प्रकार से जहां बैंक नहीं है वहां बैंक मित्र का काम भी टैक्स करने वाले हैं। 20 अलग अलग प्रकार के कामों को टैक्स के साथ जोड़ा गया है और वो 20 कामों में सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम है सीएससी का दर्जा टैक्स को देना और सीएससी की सुविधाएं ग्रामीण जनों तक टैक्स के माध्यम से पहुंचाना। जब टैक्स सीएससी से भी युक्त होंगे और टैक्स एफपीओ भी बनेंगे, टैक्स गैस का वितरण का भी काम करेंगे, टैक्स सस्ता अनाज की दुकान को भी धारण कर पाएंगे, टैक्स पेट्रोल पंप भी चला पाएंगे, टैक्स भंडारण का भी काम करेंगे। तो मल्टी डायमेंशनल बहुउद्देशीय जो टैक्स की रचना है वो टैक्स को वायबल बनाएगी
और इसके माध्यम से बहुत बड़ी रोजगारी जनरेट होने की संभावना पड़ी है, जिसको हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं। मोदी जी ने इस बजट के अंदर ढेर सारी रियायतें कोऑपरेटिव सेक्टर को दी है। उत्पादकता के क्षेत्र में जो नए कोऑपरेटिव रजिस्टर होंगे वो सभी को कंपनियों के समकक्ष 15% टैक्स लगाया जाएगा। ये बहुत बड़ा निर्णय है अपने आप में। अब तक सहकारिता क्षेत्र के अंदर उत्पादक कंपनियों को अन्याय होता था। मोदी जी ने एक समान प्लेटफॉर्म सहकारिता की उत्पादक सहकारिता क्षेत्र की इकाइयों और कंपनीज के बीच में देने का काम किया है। इसके साथ साथ विश्व की सबसे बड़ी भंडारण योजना का भी नींव बजट के अंदर डाला गया और 2 लाख से ज्यादा पैक्स के रजिस्ट्रेशन का भी काम किया गया। आज सहकारिता विभाग और अश्विनी जी का विभाग, आईटी विभाग दोनों मिलकर एक हस्ताक्षर करने जा रहे हैं एमओयू पर। इससे बीमा, कानूनी साक्षरता, ई कॉमर्स, निवेशक के नाते जागरूकता, चुनावी सेवाएं, कृषि का आदान प्रदान, कौशल की सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, बस और हवाई अड्डे के टिकट का बुकिंग का काम, पैन कार्ड, पासपोर्ट, अनेक विध लगभग 300 के आसपास सेवाएं पैक्स के माध्यम से ग्रामीण जनों को उपलब्ध होंगी। क्योंकि कृषि के साथ जुड़े हुए सभी किसानों को हर रोज पैक्स में जाने की आदत है, वो अखबार भी वहीं पढ़ते हैं, तो उनको इस सेवा के लिए बहुत सरलता से सेवाएं उपलब्ध होगी। इसके साथ साथ रोजगारी का भी बड़े मात्रा में सृजन होगा और सीएससी का जो कंसेप्ट है वो मैं मानता हूं कि देश से छोटे की छोटी इकाई तक बहुत सरलता के साथ पहुंच जाएगा। क्योंकि हमने पैक्स को कंप्यूटराइज करा है तो पैक्स पर कोई एक्स्ट्रा बर्डन भी नहीं आने वाला है। हर पैक्स में 3 कंप्यूटर होने, तो वो कंप्यूटरों से ही ये सारी सेवाएं उपलब्ध करा दी जाएगी। मुझे लगता है कि विन विन सिचुएशन है और बहुत बड़ा फायदा इससे मिलेगा। इसके साथ साथ इनपुट सेवाएं जैसे कि उर्वरक, बीज, कीटनाशक आदि के वितरण के लिए भी इसी के माध्यम से किसानों के साथ हम अपना संपर्क बढ़ाएंगे। तो आज एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय सहकारिता के क्षेत्र में और सामान्य किसानों को सुविधा देने के लिए आईटी डिपार्टमेंट और सहकारिता डिपार्टमेंट के संयुक्त प्रयास से हो रहा है। मैं फिर से एक बार आईटी डिपार्टमेंट का यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने कोई तकलीफ न हो इस तरह से सहकारिता विभाग के प्रस्ताव को स्वीकारा है और लाखों पैक्स तक ये सुविधाएं प्रदान करने का निर्णय किया है, जिसका मैं स्वागत करता हूं। और मोदी जी का जो स्वप्न है सरकार से समृद्धि, किसान, सहकारिता दोनों मजबूत हो और ग्रामीण क्षेत्र के विकास की रीढ़ की हड्डी सहकारिता बने, इस स्वप्न को पूरा करने में इससे बहुत मदद मिलेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का संबोधन कि बजट में सहकारिता क्षेत्र के लिए और ख़ास तौर पर जो पैक्स है उसकी संख्या बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कुछ प्रावधान किया है। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।